नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज और आज एक ऐसे मसले पे बात करी जाएगी इस अड्डा की चर्चा के लिए जिस पे बहुत समय से विचार हो रहा है लेकिन कुछ कॉन्क्रीट निकल नहीं रहा है। चुनावी रेवड़ियाँ, चुनावी वायदे, फ्रीबीज, तरह तरह के नाम से इनको बुलाया जाता है। आप सुनते होंगे कि इलेक्शन के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज़ वायदे करती हैं कि वो लैपटॉप बांटेंगी, स्कूटी बांटेंगी, सोना चांदी बांटेंगी। अभी हाल ही में एक वीडियो देख रहा था जिसमें जिंदा मुर्गा और शराब भी बट रही थी। तो ऐसे तरह तरह के लुभावने ऑफ़र दिए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए। ऐसा चिंता में निकल के आया तो इस मसले पे गंभीर विचार के बाद कुछ लोग पहुंच गए कोर्ट में कि इसको रोक लगानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि इसका जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक पार्ट है ये, इस पर आपको काम करना चाहिए। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से इस पर मशवरा मांगा और उनको एक फॉर्मेट दिया है कि इस पर आप अपना रिप्लाई करें। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि कैसे इसको रोका जाए, क्योंकि इस प्रवृत्ति के बढ़ने का नुकसान राज्यों की जीडीपी पर, राज्यों के टैक्स रिसीट्स पर और उनके अपने ऊपर बोझ बनता जा रहा है। कई राज्यों में ये मात्रा काफ़ी बड़ी हो चुकी है और वो राज्य ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्ज में है और उसके बावजूद अगर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी तो बड़ी मुश्किल आ सकती है। एक बहुत ही ताज़ा रिपोर्ट है स्टेट बैंक की, जिनकी रिसर्च रिपोर्ट ये निकल के आई है कि इस पर अब रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों की स्थिति डिफ़ॉल्ट जैसी बन चुकी है। इतना ज़्यादा उनके ऊपर डेट है ऑलरेडी और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, टैक्स रेवेन्यू उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे रोका जाए, कहाँ पे एक लिमिट लगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि फ्रीबीज और जन कल्याणकारी योजनाओं में फ़र्क क्या है। किस राज्य का काम है, एक वेलफेयर स्टेट का काम है कि वो अपने जो विपन्न लोग हैं उनकी मदद करे, उनको तरह तरह से फ़ायदा पहुंचाए। वो शिक्षा के रूप में, खाने पीने के रूप में, घर के रूप में तरह हो सकती है। लेकिन बड़ी बारीक सी एक रेखा है, जैसे ही वो पार होती है तो वो फ्रीबीज के दायरे में आ सकती है। तो वो रेखा कैसे बनाई जाए, कौन तय करेगा कि ये फ्रीबी है और ये कल्याणकारी कार्यक्रम है। तो इसको लेकर के एक कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है सभी राज्यों को, सभी दलों को, जिससे कि इससे निपटा जा सके। वरना तो अगर कोई रोक नहीं है तो ये हो सकता है कि कल को कोई पार्टी आके कह दे कि वो जीवन भर आपको बिजली फ्री देगी, आप चाहे जितनी चलाएं, हम आपको 5,000 रुपये पेंशन देंगे हर महीने, कोई दिक्कत नहीं, पूरे राज्य के हर आदमी को बांटेंगे, कोई रोक तो है नहीं। अब इसका खामियाजा कौन भुगतेगा ये भी नहीं पता है। तो इन प्रवृत्तियों पर रोक लगाने की बातचीत की जा रही। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक दलों का मत क्या है और इसको लेकर के विवाद क्या है। साथ ही एक्सपर्ट से समझेंगे कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होंगे बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी, कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से आदिल खान, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी और मेरे मित्र वरिष्ठ पत्रकार और बीबीसी लंदन में लंबे समय तक संपादक रह चुके शिवकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रोहन गुप्ता जी, आपसे शुरू करना चाहूँगा। ये जो चर्चा बार बार उठती है कि भाई ये रेवड़ी कल्चर, हिंदी में कह रहे हैं कोट अनकोट है, इसको अदरवाइज कोई न ले, या फ्री बीज या इस तरीके की जो चीज़ें हैं इस पर रोक लगनी चाहिए और सभी दल इसमें शामिल हैं, कोई बरी नहीं है। जब भी चुनाव का मौका आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। मैं थोड़ा पढ़ के सुना दूं जिससे कि कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए। ये उसी SBI रिपोर्ट से मैं सुना रहा हूँ। इसमें किसी दल का नाम नहीं लिया गया, उन्होंने सेफली पार्टी 1, 2, 3, 4 लिख दिया है और उन्होंने लिखा है कि जो हिमाचल प्रदेश के लिए वायदे किए जा रहे हैं उसमें पार्टी 1 ने 1100 करोड़ के वायदे कर डाले हैं। उसकी वैल्यू 1100 करोड़ बनती है, जो 3% रेवेन्यू रिसीट के है जो आप कमाई करेंगे। यह 10% ओन टैक्स कलेक्शन का है, 10% जो राज्य टैक्स वसूलेगा। पार्टी 2 ने किया है, उसका कम है, 210 करोड़ का है, 0.6% या 2% ओन टैक्स कलेक्शन का है। पार्टी 3 ने 320 करोड़ के कुल वायदे कर रखे और इसमें बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ऐसे ही गुजरात में देखिए, यहाँ तो और कमाल है। पार्टी 1 ने 15,000 करोड़ के बराबर के वायदे किए हैं कि जो वायदे किए उसमें जो खर्च होगा वो 15,000 करोड़, 8% है वो रेवेन्यू रिसीट का और 13% है ओन टैक्स कलेक्शन का। पार्टी 2 9,000 करोड़ का। अब आप अंदाज़ा लगाइएगा इसको पढ़ के कि गैस सिलेंडर फ्री में, बिजली फ्री में, 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस फ्री में, मुख्यमंत्री गौ माता पोषण योजना में 500 करोड़, 213 करोड़ मेंटेनेंस ऑफ काउज एंड फार्मर्स, इस तरह की योजनाएं की गई हैं। पार्टी 3 जो गुजरात में वायदा कर रही है उसका बजट बन रहा है 12,000 करोड़ का, जो कि 6.5% रेवेन्यू रिसीट का
और 10.5% टैक्स कलेक्शन का बन रहा है जो राज्य वसूलते हैं। इस तरीके की वैल्यू के वायदे किए जा रहे हैं। रोहन जी, क्या आप लोगों ने क्या जवाब दिया चुनाव आयोग को जो उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग बताएं? देखिए, जवाब तो पहले मोदी सरकार को, देश को देना चाहिए कि 8 साल पहले जिन रेवड़ी के वादे करके सत्ता में आए थे, उन रेवड़ी का उन्होंने नामकरण जुमला कर दिया बाद में। देखिए, ये एक विडंबना नीरज जी हमको समझनी पड़ेगी भाजपा सरकार की, कि जब वो करते हैं तब वो जनता का अधिकार है, और जब दूसरी पार्टी करे तो उसको रेवड़ी का नाम देते हैं। तो चुनाव आयोग ने मांगा है सर। नीरज जी, मेरी बात को मैं कंप्लीट करिए, जवाब आपको दे दूं, फिर आपको पूरा आंसर मिले। देखिए, मुझे लगता है कि हमको समझना पड़ेगा कि भारत जैसे देश में, कि जहां पे 20 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं, उनके मूलभूत अधिकारों को देना क्या रेवड़ी है? क्या उनको खाना देना, क्या उनको स्वास्थ्य देना, क्या उनको घर देना, क्या ये रेवड़ी है? मोदी जी ने कहा था कि 2022 में हर भारतीय को घर मिलेगा, हर घर में जल होगा, नल होगा। ये हमने नहीं कहा था। ये मूलभूत अधिकार की जो बात है, जनता का अधिकार है। मुझे लगता है कि उसको रेवड़ी कहना जनता का अपमान है, नंबर 1। नंबर 2, मैं क्यों इसके भाजपा के खिलाफ ये कह रहा हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेशियो है जो सब्सिडी का, वो 3% ऑफ द जीडीपी हो चुका है। जो लोग देश को एक एडवाइस देते हैं नीरज जी कि नहीं ये रेवड़ी कल्चर है, ये नहीं होना चाहिए, आम आदमी के खिलाफ है जो लोग, वो लोग 3% ऑफ जीडीपी, ये जो रेशियो है लास्ट ईयर 1.1% था, वो 3% है। वो कौन से मुंह से देश को एडवाइस दे रहे हैं? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, 70% जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, वो सारे स्टेट में, पंजाब है जहां पे 45% है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रेशियो 70% है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कर्ज लिया गया है 8 साल में, वो पिछले आजादी के 50 साल 60 साल में लिए गए कर्ज से ज्यादा कर्ज 8 साल में लिया गया है। तो रेवड़ी कल्चर तो ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो अपने विज्ञापनों में खर्च कर रही है, वो रेवड़ी है। दूसरी बात, कॉर्पोरेट लोन, 10 लाख करोड़ के कॉर्पोरेट लोन्स रिटर्न ऑफ किए गए। कॉर्पोरेट टैक्स जो सवाल साहब भटक रहे हैं। मैं आपको एक अभी मोदी सरकार की आलोचना आप करिएगा, अभी शो के दौरान बहुत मिलेगा आपको। चुनाव आयोग ने जो आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए। चुनाव आयोग ने आपसे एक सलाह मांगी है, एक प्रोफार्मा दिया, फॉर्मेट दिया है, हम उसका जवाब देंगे ऑफिशियली। पर जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है कि जब आप गरीब आदमी को दी गए मूलभूत अधिकारों को आप रेवड़ी कहते हैं, तो 10 लाख करोड़ जो कॉर्पोरेट के माफ गए, वो क्या है? आपने कॉर्पोरेट टैक्स में जो रिडक्शन किया, उससे हर साल देश को 1.5 लाख करोड़ का जो नुकसान है, वो क्या है? आपकी मानसिकता जो है बड़े उद्योगपतियों के साथ है, आप आम जनता को देख नहीं सकते हो। आपके शासन में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। आपके शासन में 23 करोड़ लोग दिन के 300 आपको। आप लोग ये आलोचनाओं का दौर आगे चलाइएगा, पहले तो मूल सवाल पे बीजिए ना। फ्री बीज और जन कल्याणकारी योजना में कोई फर्क है क्या? दूसरा, जो चुनाव आयोग ने आपसे पूछा उस पर आपकी राय क्या है, उस पर जवाब दीजिए ना पहले। मैंने मेरी राय बता दी। कहाँ चुनाव आयोग में जो ऑफिसर पार्टी, मैंने यही कहा कि जो चुनाव आयोग ने कहा, सही में रेवड़ी वो चीज है जो बड़े उद्योगपतियों को दी जाती है। 10 लाख करोड़ जो रेवड़ी है, तो वो है। कॉर्पोरेट टैक्स में रिडक्शन है, वो रेवड़ी है। आज जन कल्याणकारी योजना, मैंने कहा कि जो गरीबी रेखा के नीचे 20 करोड़ लोग जो रहते हैं, उनको मूलभूत अधिकार देना रेवड़ी नहीं है, वो उनका अधिकार है। आज जनता जो मत देती है जिस पार्टी को शासन में आने के, क्या अच्छा घर होना, अच्छा खाना होना, अच्छा स्वास्थ्य होना, अच्छा शिक्षण होना, क्या उनका मूलभूत अधिकार नहीं है? तो बचा क्या फ्री देने की उसको रेवड़ी कैसे बोल सकते हैं? ये उनका मूलभूत अधिकार है, ये देश की जनता का अधिकार है। जो भी सरकार में आते हैं। रोहन जी सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। फ्री बीज और इसके बीच में फ़र्क करना आप मुश्किल कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, इसमें किसी को इनकार नहीं है, लेकिन फ्री के लैपटॉप बंटने चाहिए क्या? स्कूटी बंटनी चाहिए क्या? मैं सवाल के तौर पर पूछ रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं आप कुछ भी बांटें। वो एक लाइन ड्रॉ होगी कहीं कि नहीं होगी? और इसका पैसा कहाँ से आएगा, मुझे ये बताइए आप, कौन इसका बोझ उठाएगा? नीरज जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब पॉलिटिकल कंसेंसस की बात आती है, जैसे मैंने कहा कि गरीबों के लिए जो करना, उनके अधिकारों को देना, मुझे नहीं लगता है कि वो फ्री भी है, वो उनका नैतिक अधिकार है। हाँ, लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, पर शुरुआत कहाँ होनी चाहिए? जो लोग आज ये चर्चा शुरुआत हुई है नीरज जी, फ्रीबीज की चर्चा किसने शुरू की? मोदी जी ने एक बढ़िया नामकरण कर दिया रेवड़ी का। पर आज वो पीछे तो देखिए कि 8 साल में उनकी पार्टी ने क्या किया है। और आज रेवड़ी के नाम पे आप 10 लाख करोड़ जब माफ करते हैं, आपने तो लैपटॉप की बात कर दी, कंप्यूटर की बात कर दी, क्या आपको नहीं लगता है जो दूसरे
एक्सट्रीम पे भाजपा चली गई है कि 10 लाख करोड़ को माफ कर दिया, 1.5 लाख करोड़ हर साल कॉर्पोरेट टैक्स का नुकसान हुआ। आप फ्रीबी की बात जाने दीजिए, क्या ये जरूरत थी? मुझे लगता है कि शायद लैपटॉप और स्कूटी देना जायज होता, पर कॉर्पोरेट के 10 लाख करोड़ माफ करना, कॉर्पोरेट टैक्स में 1.5 लाख करोड़ का हर साल नुकसान करना, ये तो बिल्कुल जायज नहीं है। हरीश खुराना जी, फ्रीबीज और जन कल्याणकारी योजनाओं के बीच में जो बहस चल रही है, उसमें चुनाव आयोग ने कंसेंसस बना के इसको रोकने की पहल करने की मांग की आप लोगों से। रुकेगा ये, लगेगा कहीं पे? ये जैसे रोहन जी कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं तो कुछ नहीं, और हमारे ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। नीरज जी, जब तक हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस पे एक विचार विमर्श नहीं करना होगा, तब तक ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग ने जो इनिशिएटिव लिया, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मुझे लगता है कि इस पे रोहन जी को भी और आम आदमी पार्टी को भी, इन सबको जो भी विपक्षी दल हैं, उनको एक राय बनानी चाहिए। और बार बार अभी रोहन जी को सुन रहा था कि 10 लाख रेवड़ियां बांट दी, 10 लाख की वो बांट दी। रोहन जी इतने बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं और सीनियर आदमी हैं, उनको लोन वेवर का और बाकी चीजों का नहीं पता क्या? मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन सवाल ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं जिनको चाहिए, गरीब लोगों को चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल, मैं छोटा एग्जांपल देता हूं पंजाब का। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादा किया हम 2000 रुपए हर महिला को देंगे। अब जिस महिला की खुद की इनकम अगर 1-2 लाख रुपए महीना है, उसको अगर आप 2000 रुपए देते हैं तो वो रेवड़ी के उस श्रेणी में आएगा। आप अगर तमिलनाडु के अंदर एलईडी स्क्रीन लोगों को देंगे तो वो रेवड़ी के उसमें आएगा। किसी ने मना नहीं किया फ्री शिक्षा के लिए, किसी ने मना नहीं किया फ्री स्वास्थ्य के लिए, और ये दशकों से चली आ रही है, कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस के शासन में भी फ्री दिया जाता था, भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य दिया जाता था। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिसको जो होना चाहिए, जो इसका वो रखता है, वो होना चाहिए। लेकिन हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा रेवड़ी कैसे? और जो कैसे करेंगे? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आपको एक क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया 2000 रुपए किसी को फ्री दे रहे हैं, तो आप किस वर्ग को देना चाहते हैं? जिसकी इनकम बिलो द लाइन बीपीएल हो उसको देंगे, या जिसकी ऑलरेडी इनकम फैमिली इनकम 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए होगी उसको देंगे? इसको तय करना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा जो मूलभूत है प्रश्न ये है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक राय बननी चाहिए बिना किसी राजनीतिक। खुराना जी, मुझे एक चीज बताइए कि कोरोना के समय फ्री राशन दिया गया, सबने उसकी तारीफ की, मैं भी उस तारीफ में शामिल था, अभी भी जारी है वो, क्यों? देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा, आज की डेट में भी इकोनॉमी कुछ लोग जो हैं, अभी भी काफी हद तक जो लोग हैं कोरोना से उभरे नहीं है। लोगों के बिजनेस जो हैं, गरीब लोगों की बात कर रहा हूं, वो अभी तक पटरी पे उनकी गाड़ी धीरे धीरे आ रही है। अगर दिया जा रहा है तो उन लोगों को दिया जा रहा है जो ये बिलो द बीपीएल लोग हैं, जो ये राशन कार्ड होल्डर्स है। अब राशन कार्ड होल्डर अगर मैं एक व्यक्ति जिसकी इनकम 5-10 लाख रुपए महीने की है, मैं शायद राशन अवेल नहीं करता, तो जो लोग राशन अवेल करते हैं कितने लोगों को मिल रहा है? खुराना जी, कितने लोगों को मिल रहा है फ्री राशन अभी? आपको फिगर दी गई थी, लगभग 85 करोड़ लोगों को अरे भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, 85 करोड़ लोगों को जो दिया गया था उस समय, वो जरूरी था, उस वक्त की जरूरत थी। लेकिन आज भी क्या उतने लोगों को जरूरत है क्या? 2-2 जगह बाहर राशन मिलता है। नहीं, मैं देखिए क्वेश्चन इसलिए उठाना पड़ता है कि फिर सबको एक ही तरह सोचना पड़ेगा। मेरा वाला ठीक है, उनका वाला गलत, से फिर बात नहीं बनी है। वही तो रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि मेरा वाला ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने एक बोला कि एक जो क्राइटेरिया हमें ये तय करना पड़ेगा इकोनॉमिक, उससे कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया अगर ये है कि मेरी फैमिली की खुद की इनकम अगर 5-10 लाख रुपए है, तो मुझे शायद उन चीजों की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है जो कुछ अभी अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर अब करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजली के हम उन्हीं लोगों को देंगे, उन्हीं लोगों को सिलेंडर करेंगे, मुझे लगता है कि ऐसी चीजों को बढ़ावा मिलना चाहिए और उन लोगों को आसान। ठीक है, तो इन द हाइंडसाइट आप ये करें कि 80-85 करोड़ लोग बहुत गरीब है इस देश में, इसलिए उनको देना जरूरी है। आप क्या अभी तो फिर कह रहे हैं ना गरीब है? हाँ, मैंने ये कहा शायद उनको जरूरत होगी, अगर उनको उनमें से नहीं जरूरत होगी तो सिलेंडर कर देंगे। वो क्यों गिव अप करेंगे? एक मिनट, मैं दुनिया से और भारत से क्षमा मांगते हुए कहता हूं कि मुफ्त में कोई चीज मिले तो कोई मना करेगा क्या? कोई क्यों मना करेगा? बल्कि 2 दे दो मेरे को। नीरज भाई, हाँ, 2 अलग अलग कैटेगरी करनी पड़ेगी, फिर वही बात कर रहे हैं आप। तो आप करेंगे ना, वो खुद से क्यों मना करेगा? गिव अप क्यों करेगा? बात कर रहे हैं कि किसी को, नीरज भाई हम बात कर रहे हैं किसी को खाने की, कि आप खाना पहुंचा रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। एक रेवड़ी कल्चर का मतलब है फ्री टेलीविजन तो नहीं होता,
फ्री 2000 रुपए महीने तो नहीं होते। बिजली फ्री होती कि नहीं होती? बिजली फ्री होती कि नहीं होती? बिजली फ्री एक बात बताइए, गरीब लोगों को बिजली दीजिए ना, किसने मना किया है? हमने तो नहीं कह रहे। तो गरीबों को दे रहे हैं। आदिल एक मिनट रुकिए, आदिल आप अमीरों को बिजली फ्री में क्यों दे रहे हैं? रुकिए खुराना जी, अमीरों को बिजली फ्री में क्यों दे रहे हैं भाई? और आप सब जगह जाके फ्री बिजली, फ्री बिजली, बिजली कहाँ से आएगी? पैसा कहाँ से आएगा उसका? फ्री में क्यों देंगे आप? देखिए नीरज भाई, 80 के दशक में हम लोग एक नारा सुनते थे, गरीबी हटाओ, कि बिजली पानी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। और आजादी के 75 साल बाद बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि दिल्ली और पंजाब को छोड़कर पूरे देश के अंदर कहीं भी व्यवस्था लागू नहीं पाई। आज दिल्ली के अंदर इस नारे को यथार्थ साबित किया है। हमने दिल्ली के अंदर 24 घंटे हम दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली दे रहे हैं, मुफ्त में पढ़ाई, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, महिलाओं का बस यात्रा फ्री कर रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री कर रहे हैं। तो ये सारी जो स्कीमें हैं, ये कोई हम दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये दिल्ली के लोगों का हक है। ये कोई इस हक के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मैं वही कह रहा हूँ, देखिए कोई सरकार अपने पास से कुछ नहीं करती, ये जनता का पैसा है। साफ नियति चाहिए। एक आम आदमी भी अगर सुबह उठ के ब्रश और टूथपेस्ट भी यूज करता है तो उसका टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लेकिन वो टैक्स नहीं देता। टैक्स को मैं कह रहा हूँ कि उसी जो जनता का पैसा है उसको जनता को सम्मान के साथ वापस करने का काम कर रही है। दूसरी तरफ नीरज भाई, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, अपने कुछ चंद्र पूंजीपति मित्रों का 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर रही है। जनता के टैक्स के पैसे से विधायकों को खरीद कर सरकार गिराने का काम कर रही है। देखिए इस देश के अंदर चाहे विधायक हो, चाहे मिनिस्टर हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उसको फ्री बिजली मिल रही है, अनलिमिटेड फ्री बिजली मिल रही है, अनलिमिटेड फोन कॉल फ्री मिल रहा है, बड़े बड़े बंगले मिल रहे हैं। उस पर कोई सवाल नहीं उठाता कि आखिर इस देश के नेताओं को सवाल उठाया था, उसके बावजूद आपकी सरकार के सारे मंत्री बड़े बड़े बंगले लिए हुए हैं। गिव अप क्यों नहीं किया आपने? मिसाल कायम करनी चाहिए थी। सारे लोगों को कह रहा हूँ, इंक्लूडिंग यू, सारे लोगों की, ये सही है। मैं कह रहा हूँ सारे लोगों की, सारी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे हैं। हाँ। कि उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक के लोग फ्री में सारी सेवाएं ले रहे हैं, किसी के पेट में दर्द नहीं होता। पर अगर एक आम आदमी, हिंदुस्तान के एक आम नागरिक को बिजली पानी मुफ्त मिलती है, पढ़ाई मुफ्त मिलती है, दवाई मुफ्त मिलती है, बस यात्रा महिलाओं को मुफ्त मिलती है, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये कवायद शुरू कहां से हुई? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अश्विनी उपाध्याय जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके एक PIL डाल दी कि जी ये सारी चीजें मुफ्त बंद होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने 170 करोड़ रुपए का प्राइवेट जेट प्लेन खरीदा, उस पर कोई PIL किसी ने क्यों नहीं डाला? उस पर कोई राजनीतिक दल क्यों नहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गई कि ये गलत कर रहे हैं, जनता के पैसे को अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं? आज अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जी लंबा नहीं, छोटे में रखिएगा, मूलभूत सुविधाएं दे रही है तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। नहीं पेट ये में कहाँ का न्याय है? सुनिए सर, ये न्याय की तो बात मत करिए सर, मैं तो आर्थिक परिपक्ष से पूछ रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ सर, आप ही के पास आ रहा हूँ, तो आदिल जी को सवाल तो पूछ लूँ मैं, जवाब आप ही देना। देखिए किसी राज्य का, आप अपने परिवार से, अपने घरों से उदाहरण लीजिए, क्या आप अपनी कमाई के हिसाब से ही तो करते हैं ना। कि आदिल भाई की अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए महीने की आमदनी है तो 12 लाख खर्चा थोड़ी करेंगे कि इस साल 12 फिर अगले साल 14, कमाई नहीं बढ़ रही। आप अपने घर को मैनेज करने के लिए वो रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कि नहीं जब खर्चा तो करना चाहे जहाँ से लाऊं, तो जहाँ से मतलब कहाँ से? एक सवाल, ये जेन्युइन क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूँ। तो जो बहुत सारे राज्यों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और वो इसी के कारण हुई है, वहाँ पे भी ये सब फ्री बीज चल रही। देखिए जनता को तो जितना मिलता वो ले लेती है। मैं जनता के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, जन कल्याणकारी राज्यों को ये काम करना चाहिए, लेकिन वो कहीं एक हदबंदी होगी कि नहीं होगी। और अगर पैसे नहीं हैं तो नहीं देंगे, फिर जनता को बुरा लगे अच्छा लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कंसेंसस बनता हुआ यहाँ दिख नहीं रहा। चुनाव आयोग जो कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा उसको कोई प्रभाव पड़ेगा। खुराना जी क्या कहना चाहते हैं? 10 सेकंड में करिए फिर मैं सर आऊंगा आपके पास, आऊंगा अभी। एक बार जरा अपने एनालिस्ट की बात बोलिए कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है। मेरे रोहन भाई मेरे मित्र यहाँ कांग्रेस के बैठे हुए हैं,
कांग्रेस के जमाने में, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में भी दिल्ली के अंदर फ्री शिक्षा होती थी, फ्री स्वास्थ्य होता था। ऐसा नहीं है कि कोई नया कुछ लेके आए हो। सवाल इस चीज का है कि अगर एग्जांपल देता हूं मैं पंजाब का, 3 लाख करोड़ का कर्ज है पंजाब के ऊपर, आपने उठा के दे दिया जी 2,000 रुपए हर महिला को देंगे। अरे 2,000 रुपए हर महिला को देंगे, उसका खर्चा कितना है ये तो बताइए ना। और किसको दे रहे हैं आप? जिसकी इनकम 10 लाख 15 लाख रुपए होगी उनको भी आप इनकम देंगे। तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ये कहना कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रस्ताव रखा है इसलिए हम उसका विरोध करेंगे, वो गलत है। जी, आदिल से जवाब देना चाहेंगे? छोटा सा 10 सेकंड दीजिए। देखिए मुझे पता था कि अभी खुराना साहब ये सवाल पूछेंगे। मैं तो दिल्ली की बात कर सकता हूँ कि दिल्ली में 5-7 साल से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। नीरज भाई थोड़ा इको कम करा देंगे? बिल्कुल आवाज मैं कराता हूँ भाई, इको थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है आदिल के कान में, उसको ठीक करिएगा। तो अच्छा भाई आप थोड़ा सा ठीक कराता हूँ, दोबारा आऊँ क्या? जब तक ठीक होता मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। जी। तब तक मैं आशुतोष जी और शिवकांत जी के पास चलता हूँ। शिवकांत जी, मुफ्त की रेवड़ी और जन कल्याणकारी योजना, क्या फर्क है इसमें सर? शिवकांत जी अनम्यूट करिए अपने को प्लीज। जी हाँ, आप बोलिए सर। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अपने अपने विषय हैं। जो काम उनको करने चाहिए वो संविधान में लिखे हुए हैं। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सेवाएं, ये सारी चीजें हैं। तो पहली बात तो ये है कि क्या इन सरकारों ने ये सारे दायित्व पूरे कर दिए हैं? क्या हर राज्य में जिस तरह की और जो शिक्षा दी जा रही है वो सही है? क्या स्वास्थ्य सेवा सही है? मतलब सारी स्वास्थ्य सेवा आपने एक तरह से उसका निजीकरण कर दिया है, शिक्षा का निजीकरण कर दिया है, पानी हर आदमी अपने आरओ से खुद साफ कर रहा है उसका आपने निजीकरण कर दिया है, वो तो आप जो है वो दे नहीं पा रहे। अब बात दूसरी है कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये जन कल्याण की चीजें हैं। इसके अलावा किसी को कैश देना, अब जैसे आपने एक उदाहरण दिया था, वो जो मुर्गे और शराब बांटी जा रही थी वो कोई जन कल्याणकारी योजना नहीं है। या किसी को अगर मशीन दी जाएगी या किसी को एलसीडी दी जाएगी तो कोई कल्याणकारी योजना नहीं है। कल्याणकारी योजना करें, आप लोगों का पैसा दें, लेकिन एक बुनियादी सवाल ये है कि अगर इतना इफरात में पैसा आपके पास है तो आप उस पैसे को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? आप तो पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। पहले तो पैसा इकट्ठा करने में, टैक्स से पैसा इकट्ठा करते हैं तो उसमें पैसा बर्बाद करते हैं, इकट्ठा करने में पैसा लगता है ना। फिर उसके बाद उसको बांटते हैं तो बांटने में पैसा बर्बाद करते हैं। तो अगर इतना पैसा है तो पैसा लेना ही बंद कर दीजिए, सबको मुफ्त में सब कुछ कर दीजिए। एक आर्थिक संयम की और एक आर्थिक जो है सामर्थ्य की बात होती है। किसी भी सरकार को यदि उसके पास आर्थिक सामर्थ्य है तो जितना वो दे सके उसको देना चाहिए। तो आपके पास आर्थिक सामर्थ्य है क्या? अब ये जो प्रस्ताव रखा जा रहा है कि चुनाव आयोग ये कहेगा लोगों से कि साहब आप पहले ये बताइए कि आप ये जो खर्च करेंगे, लोगों को रेवड़ी जो बांटेंगे, इसका पैसा कहाँ से आएगा? मान लीजिए वो जो है वो अपना कुछ हिसाब किताब लगा करके जो मर्जी रकम बता देंगे, तो लोगों के पास क्या इतनी सामर्थ्य है कि उसको चेक करके फिरेंगे? तो आज आप लोगों को बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। अगर ये नियम भी आपने बना दिया तो उसको लागू कैसे करेंगे? ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग को 20 और काम करने चाहिए भाई। चुनाव आयोग को ये करना चाहिए कि ये जो रैलियां हो रही हैं, रैलियां बंद करें। आप सोशल मीडिया के उसमें रैलियों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? वहां दुनिया भर की गुंडागर्दी होती है, इसे बंद करवाइए आप। चुनाव आयोग को जो है ये करना चाहिए कि पार्टियों को जो चंदा मिल रहा है वो सारा का सारा या नकद चंदा बिल्कुल बंद कराएं। सारा चंदा जो है वो लिखित रूप में आएगा और उसको आपको डिक्लेयर करना होगा। ये है चुनाव सुधार। तो ये चुनाव सुधार तो कर नहीं रहे। अब आप रेवड़ी बांटने पर चुनाव सुधार करने की कोशिश करेंगे तो वो चुनाव सुधार होने वाला नहीं है। दिक्कत है इसमें। आशुतोष जी, सवाल को थोड़ा घुमा देता हूं मैं। चुनाव जीतने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये जो सो कॉल्ड रेवड़ी कल्चर है, ये रिश्वत है। नीरज जी, आपने सवाल घुमा दिया, मैं जवाब घुमा देता हूं। नहीं, जवाब कैसे घुमा सकते हैं आप? जवाब तो आपको सीधा देना पड़ेगा। नहीं, जवाब में घुमा के दूंगा ना, जवाब घुमा के दूंगा। दीजिए। पहली बात, ये जो अभी शिवकांत जी ने कहा, उनकी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को जनता के सामने ये स्पष्टीकरण देना चाहिए
कि अप्रैल के महीने में उनकी राय फ्रीबीज के मसले पर बिल्कुल अलग थी। उन्होंने अप्रैल के महीने में एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था और उसने ये कहा था कि ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है, ये काम जनता का है कि वो किस आदमी को चुने जो उनको घूस देता है या जिनको फ्रीबीज देता है। ये इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल के महीने में बाकायदा एफिडेविट देकर कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा था कि आपकी राय क्या है। जुलाई के महीने में सुप्रीम कोर्ट इतना कुपित हो गया इलेक्शन कमीशन के इस जवाब से कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा गॉड सेव इलेक्शन कमीशन, कि भगवान बचाए इलेक्शन कमीशन को, जो हमारे सामने आकर ये कहता है कि ये जो फ्रीबीज है और इसके माध्यम से जो घुसखोरी की जाती है उसको वो रोक नहीं सकते हैं। अब ये जुलाई की बात है। अगस्त और सितंबर के महीने में ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन कमीशन की आत्मा जाग गई और उसने कहा नहीं भाई, इसका तो हिसाब राजनीतिक दलों को देना पड़ेगा। तो पहली बात, इलेक्शन कमीशन शुड कम क्लीन ऑन दिस इशू, दे शुड एक्सप्लेन कि उनकी अंतरात्मा क्यों, कैसे, किस वजह से जागी। मैं एक मिनट इंटरवेन करने दीजिए मेरे को, मैं सवाल पूछ लूं फिर आप ही जवाब दीजिएगा। मुद्दा इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, मुद्दा यह है कि ये कैसे रुकेगा। जो जिस तर्क के आधार पर इलेक्शन कमीशन ने कहा होगा कि मैं नहीं रोक सकता, वही तो शिवकांत जी कह रहे हैं। कैसे रोकेंगे आप? हम घुमा फिरा के आपको बिल दे देंगे बिना जीएसटी वाला, ले लेंगे आप। अब मैं दूसरा जवाब आपको घुमा के देता हूं। सवाल ये रुकेगा कैसे? ये हम सबको दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है जी। अगर ईमानदार सरकारें, ईमानदार राजनीतिक दल, ईमानदार राजनेता अगर इस देश के अंदर हो तो फ्रीबीज की जरूरत ही नहीं है। जो बात शिवकांत जी ने कही बहुत अच्छी बात कही। जो इस देश की बुनियादी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान क्या भारत की सरकारों ने किया है, और मैं यहाँ किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सारी सरकारों के बारे में बात कर रहा हूं। क्या शिक्षा, क्या स्वच्छ पानी, क्या साफ सुथरी सड़कें, क्या स्कूल, क्या हॉस्पिटल्स और लोगों के पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने का एक आर्थिक मॉडल क्या सरकारों ने किया है? नहीं किया है। चूंकि नहीं किया है इसलिए आपको वोटरों को लुभाने की जरूरत पड़ती है। अब 2014 के पहले आपने कहा 15 लाख रुपए हर आदमी को देंगे, उसके बाद अमित शाह जी ने कहा ये तो जुमला था। वो राजनीति, वो नेता जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जीतता है या बीजेपी के मैनिफेस्टो पर जीतता है और अचानक चुनाव के बाद उसकी अंतरात्मा जाग जाती है, वह दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो ये असल सवाल है, असल सवाल नहीं है। तीसरी बात, अरुणाचल प्रदेश के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो है ये गवर्नर का काम नहीं है कि राजनीतिक दलों के अंदर आयाराम गयाराम हो रहा, उनकी खरीदारी हो रही है, बिखवाली हो रही। आपका काम सिर्फ इतना है कि संविधान के हिसाब से चीजें चल रही है नहीं चल रही, बस। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें और लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करा दें तो मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या कारण है कि टीएन शेषन को तो हर आदमी याद करता है, लेकिन अरे आशुतोष जी आप घुमा रहे हैं, आप सीधे मुद्दे पे नहीं आ रहे। आपने एक जगह तक लाके सही खड़ा किया सवाल कि ये कैसे रुकेंगी, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अभी इलेक्शन कमीशन क्या करेगा इसमें? जो शिवकांत जी कह रहे हैं वो मूल प्रश्न है, कैसे ये तय होगा कि ये रोका जाए। आप जो ये बात कह रहे हैं कि पिछले 60-70 सालों की सरकारों ने इन बुनियादी, सुनो ना सर, आशुतोष जी सवाल तो सुनो, कि इतने 7-8 दशकों में ये बुनियादी सुविधाएं नहीं दी, इसीलिए आपको चुनाव के समय ये सब वायदे करने पड़ते हैं, फिर आप टैक्स पेयर का पैसा लगाते हैं। अभी आदिल जी ने, बहुत सारे लोगों ने, ये मीडिया में भी छपता रहता है कि टैक्स तो सभी लोग देते हैं, बिल्कुल बात सही है, इनडायरेक्ट टैक्स सभी लोग देते हैं। जब आप एक टूथपेस्ट खरीदते हैं तो उसमें कुछ पोर्शन जीएसटी आप पे करते हैं, भले ही आप रिक्शा चलाते हो या आपकी फैक्ट्रियाँ हों, लेकिन वहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है जिसको आप लोग गोलमोल कर देते हैं। जो रिक्शा नहीं चला रहा, जो तनख्वाह कमा रहा है, वो डबल टैक्स दे रहा है, वो डायरेक्ट टैक्स भी दे रहा है। भाई साहब, ये भ्रम करना बंद करिए कि टूथपेस्ट में जीएसटी दे दिया तो हम भी टैक्स पेयर हो गए, हम अलग से टैक्स दे रहे हैं, उनके साथ आप क्यों डाका डाल रहे हैं? जी आशुतोष जी, मैं जवाब दे दूं? हाँ दीजिए सर। मेरे ख्याल से इस पर रोक लगाने के काम ना तो सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में आना चाहिए, ना इलेक्शन कमीशन के डोमेन में आना चाहिए। उनका डोमेन ही नहीं है। ये काम सरकारों का है, सरकारों को तय करना चाहिए और सरकार का काम ही सरकार को करना चाहिए। दूसरी बात, इस देश के अंदर 80 करोड़ लोग आज ऐसे हैं जो 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते और सरकार को उनको खाना खिलाना पड़ता है। ये स्थिति क्यों आई, इस बारे में भी तो सोचना चाहिए ना, तभी तो रेवड़ी की बात आती है ना। जब आप 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का खाना और
महामारी के बाद से अभी तक दिसंबर के महीने तक चलेगा। इसका मतलब यह कि 80 करोड़ लोग जो है वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। अगर ऐसी सरकार है तो उसके बारे में प्रश्न होना चाहिए, ऐसी स्थिति क्यों है। दूसरी बात, चुनाव के ठीक पहले कहा गया कि 10% हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सेक्शन को हम रिजर्वेशन देंगे। उसकी लिमिट क्या की गई? 8 लाख रुपए पर ईयर कमाने वाला। 8 लाख तो मैं भी नहीं कमाता यार पर ईयर। क्या बात कर रहे हैं सर? तो ये क्रीमी लेयर नहीं है तो क्या है? अरे आशुतोष जी आप भी ना, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। इसका मतलब यह कि हर महीने 60-70 हजार रुपए कमाने वाला आदमी गरीब है इस देश के अंदर। हाँ। इसलिए उसको इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन में रखा गया है। मुझे बता दीजिए कि यहाँ कितने लोग हैं जो 60-70। गरीबी की परिभाषा क्या है पहले ये तो तय हो जाए। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या, ये तो तय हो जाए। तो अगर चुनाव लेने के लिए आप मिडिल क्लास का वोट लेने के लिए अगर आप 8 लाख की लिमिट कर देंगे तो गरीबी की परिभाषा ही खत्म हो जाएगी। तो या तो 8 लाख वाला गरीब है या जो 80 करोड़ वाला है ये गरीब है। दोनों के बीच में द्वैत नहीं हो सकता। तो 8 लाख किया गया, 8 लाख किया गया तभी तो 80 करोड़ आ गए उस दायरे में। खुराना साहब 80 करोड़ जो 8 लाख रुपए कमाता है पर ईयर, उसको 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज जी मैं जानता हूं इस बात को। अरे भैया रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी ना? बिल्कुल नहीं, रिजर्वेशन भी नहीं पड़ेगी। एक आम ड्राइवर इस देश के अंदर वो 15,000 रुपए नहीं कमा पाता पर मंथ, 10,000 रुपए दिहाड़ी मजदूर कमाता है। वो गरीब है या जो 60,000 रुपए पर मंथ पाने वाला गरीब है। तो ये जो चुनाव जीतने के लिए जो तिकड़म किए जाते हैं ना, ये रुकना चाहिए। खुराना जी से जवाब लेते हैं ना। वैसे किसी एक राजनेता ने कहा था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, कि गरीबी एक सोच है। पता नहीं किसने कहा था लेकिन किसी ने कहा था ऐसा। खुराना जी आप आंख बंद करके मोदी जी का नाम लगा दीजिए। अरे कहाँ से लगा दे आप भी, मतलब आप जानते हैं आप बिल फाड़ रहे हैं उधर, आपको ही पता किसने कहा था, मुझे भी पता नहीं लेकिन याद नहीं आ रहा। बिल फाड़ने वाले ने अच्छा आशुतोष जी की मैं प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। आशुतोष जी की प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, अभी तक उभर नहीं पाया कुछ चीजों। खुराना जी, लेकिन खुराना जी सीरियस नोट पे, मैं आम आदमी पार्टी छोड़ चुका हूँ इसलिए आप मेरी तकलीफ नहीं समझ सकते। मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो उसका नाम ही नहीं लिया। देखिए आशुतोष भाई, अब चोर की दाढ़ी में तिल का, मैंने तो नाम ही नहीं लिया। आपने नाम लिया ना मेरा, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। मैंने नाम नहीं लिया, मेरे बारे में बात मैंने तो आशुतोष भाई मैंने तो नाम ही नहीं लिया। आप खुद ही हाँ बैल मुझे मार। अच्छा ठीक है खुराना जी आप, और उसके बाद रोहन जी आप। भाई ये जो समस्या खड़ी हुई है, मैं फिर से दोबारा उसी सीरियस नोट पे लाना चाहता हूँ कि एक तो अब ये चर्चा निकल रहा है कैसे तय किया जाए, और जो बड़ा भारी सवाल शिवकांत जी ने खड़ा कर दिया है कि कैसे, कौन करेगा ये, कैसे करेगा, सरकारें खुद क्यों करेंगी। भाई मैं क्यों खुद करूँ, मुझे चुनाव जीतना है, मुझे वायदे करने हैं। कोई राज्य सरकार डिफ़ॉल्ट हो नहीं सकती क्योंकि सॉवरेन गारंटी भी आती है, कोई ना कोई बचा ही लेगा, दाएं बाएं से कैसा कर ही दिया जाएगा। FRBM एक्ट पता नहीं क्यों बना है। आप GSDP के जो स्टेट की GDP है उसका 2-4% तक दे जाइए, रेवेन्यू रिसीट्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 10% दे जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। खुराना जी चल क्या रहा है? देखिए नीरज भाई यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। कौन बनाएगा? आप लोग बनाओ ना। तो यही तो आज जो डिस्कशन हो रहा है वो यही तो है कि एक मंच पे सब पॉलिटिकल पार्टी आए। हम तो यही तो चाह रहे हैं कि एक कंसेंसस बने, और कंसेंसस बनने के बाद इसको पार्लियामेंट के अंदर एक बिल आके इसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मकसद है। यहाँ कुछ लोग, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कि उनका मकसद एक ही है कि नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है। भारतीय जनता पार्टी कोई कुछ भी कहे उसका विरोध करना है, चाहे उसका प्रोज हो चाहे कॉन्स हो। अब इसमें हमारे कुछ पत्रकार महोदय भी हैं, मैं उनका नाम सामने बैठे हुए हैं, मैं इसलिए उनको कह रहा हूं चोर की दाढ़ी में तिनका। अब उनको विरोध करना है बस, इसलिए इस चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। देश को पहले देखना पड़ेगा। आज देश की समस्या एक इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लम में है, ये बात फैक्ट है कि हर राज्यों के ऊपर छोटा लाख करोड़ का लोन है। अपने सैलरीज देने तक के लिए पैसे नहीं होते, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। मैं दिल्ली का स्पेसिफिक एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी आदिल साहब ने बहुत कुछ बोला, लेकिन दिल्ली के अंदर भी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। पंजाब में देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि एक महीना सैलरी नहीं मिल रही है। ये जो होड़ लगी हुई है ना, ये होड़ पे आप लोग जस्टिफाई कर देते हैं कि सबको बनना चाहिए, सब आदर्शवादी बातें करने लगते हैं। आशुतोष जी ने भी आदर्शवादी बातें करी कि पहले एक परिभाषा तय हो। कौन तय करेगा परिभाषा? साफ दिख रहा है कि एक चुनाव दल जब होता है तो उसमें दल आपस में बढ़ के जो है कॉम्पिटिटिव ऑफर देते हैं, तो ग्राहक उसको चुन लेता है, जो मतदाता उसको तो ऑफर मिलता हुआ है
क्यों नहीं चुनेगा वो? रोहन जी आप छोटा जवाब, उसके बाद शिवकांत जी ने इशारा किया, उनके पास चलता हूँ। छोटा दीजिए जवाब सर, मुझे ब्रेक भी लेना है जी। मैं छोटा जवाब दूंगा और आंकड़ों के साथ दूंगा। अभी आपके स्क्रीन पे डेट टू जीडीपी रेशियो का एक फिगर आ रहा था जिसमें पंजाब 53% पे था। मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी जो रेशियो है वो 70% है। नीरज जी, जो यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता सवाल पूछ रहे, जरा आंकड़ों को स्टडी करेंगे कि 70% मतलब जो किसान निधि की बात हो या जो अनाज देने की बात हो, ये कुछ भी करते हैं, उनका जो डेट का रेशियो है सारी स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा है। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये लोग क्या सिखाएंगे? दूसरा, आरबीआई ने कहा सेंट्रल मिनिस्ट्री को करीब 41% ऑफ द जीडीपी शुड गो टू द स्टेट। ये सरकार सिर्फ 30% स्टेट्स को दे रही है। तो दोनों तरीके से अन्याय है कि मैं जो करूं वो सही और कोई करेगा तो मैं उसको सवाल कर दूं। रोहन जी कि क्यों 85 करोड़ लोगों को अनाज जा रहा है? आप कह रहे हैं कि वेलफेयर स्कीम फ्री भी हो, के बात सही है, तो क्या 85 करोड़ लोग गरीब है? तो मान लीजिए। आप क्यों कह रहे हैं कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी हो गए? उनके ही संघ आरएसएस के ही जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि देश में क्या हाल है। मुझे लगता है कि सरकार को हकीकत का स्वीकार करके उसके ऊपर काम करना चाहिए और चुनावी माहौल से हर बार सिर्फ चुनाव, हर चीज में चुनाव नहीं होता है। नीरज जी, आपको जनता की सेवा करने के लिए चुना गया है और डबल स्टैंडर्ड मत रखिए। सेवा कैसे करेंगे? सेवा कैसे करेंगे? चुनाव जीतने के बाद सेवा करेंगे, और चुनाव कैसे जीतेंगे? फ्रीबीज से जीतेंगे। अच्छा, एक मिनट, शिवकांत जी के बाद मुझे जाना है, लेकिन रोहन जी अब मैं एक चीज तथ्य के रूप में रख दूं जो आपने भी कहा ना, फैक्चुअली थोड़ा सा मैं उसको रखना चाहता हूं। जो डेट टू जीडीपी होता है ना, उसका सिर्फ बहुत सिंपल फार्मूला है। स्टेट गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी एक्सेप्टेबल लेवल पर जो रखा गया है वो 20% होना चाहिए, और राज्यों और केंद्र का मिला के 60% होना चाहिए। तो जो आपको ये 70% दिख रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये इंक्लूडिंग स्टेट है। तो जैसे कहीं का 50% है, इसमें बहुत सारे राज्य, सुनो ना सर एक मिनट, बीच में ज्यादा होगा, सुनो ना सर, इसमें बहुत सारे राज्य शामिल हैं। उसमें पंजाब भी है, उसमें यूपी भी है, उसमें बिहार भी है, बहुत सारे राज्य हैं। उनका क्यूमुलेटिव मिला के 60 से ऊपर गया है, अदरवाइज इंडिपेंडेंटली उनका कम है। लेकिन 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए स्टेट्स का, लेकिन बहुत जगहों में बहुत ज्यादा है। बता रहा हूं, सुनिए, पंजाब का सबसे ज्यादा 53% है, बिल्कुल है। सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर एवरेज 60% है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का 60 से ऊपर 70% है, तब जाके एवरेज 60 आ रहा है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो क्यूमुलेटिव जो है 60 होना चाहिए, लेकिन उससे ऊपर जा रहा है। इसलिए जा रहा है क्योंकि वो स्टेट्स का बहुत ज्यादा है, इसलिए ऊपर जा रहा है। शिवकांत जी, शिवकांत जी जान के कर रहे हो। शिवकांत जी, हाँ, मैं जो बात कहना चाह रहा था वो इस बहस से सिद्ध होती है। वो बात ये है कि जब तक आप हर बच्चे को, हर आदमी को झूठ और सच, आर्थिक आंकड़ों के झूठ और सच में फर्क करना नहीं सिखाएंगे, टैक्स क्या होता है, रेवेन्यू क्या होती है, कितनी आमदनी हो रही है सरकार को, कितना नुकसान हो रहा है, ये पहली जमात से हर बच्चे को जब तक आप नहीं सिखाएंगे तब तक वो समझ ही नहीं पाएगा। उसको बेवकूफ बनाया जाता रहेगा जैसे अब आंकड़ों का खेल किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब आप आंकड़ों की बात करते हैं तो एक तो पार्टियां आंकड़े देती हैं, एक सरकारी आंकड़े होते हैं, एक इंडिपेंडेंट आंकड़े के लिए एक आयोग बनता है जो यहाँ पश्चिमी देशों में है, ब्रिटेन में है। जब यहाँ वित्त मंत्री खड़ा होता है, अपने आंकड़े देता है, तो उससे पहले एक इंडिपेंडेंट आयोग है, वो अपने आंकड़े देता है, उसको लोग मिलाते हैं और तब भरोसा करते हैं या भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ ये होता है कि जब 40 अरब पाउंड का कर्ज उठा करके जब सरकार ये घोषणाएं करती है कि हम बिजली की जो कीमतें हैं उस पे सील लगा देंगे और हम टैक्स कम कर देंगे, हम ये कम कर देंगे, तो अचानक बाजार में हड़कंप मचता है और जिस दर पे सरकार कर्ज लेती है वो दर जो है वो केवल 2 घंटे में दुगनी और तिगुनी हो जाती है और सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं। ये है असलियत बाजार की। हर सरकार यहाँ कर्ज लेकर मुफ्त में चीजें देना चाहती है, कर्ज लेकर मुफ्त में चीजें नहीं दी जाती। अगर आपके पास कमाई है, अगर आपके पास टैक्स है तो लोगों को मुफ्त में चीजें दीजिए, या नहीं है तो फिर कहिए कि मैं कर्ज उठा करके आपको चीजें देना चाहता हूं। कर्ज उठा करके चीजें देने का मतलब यह है कि आप अगली जो पीढ़ी है उसका भविष्य दांव पे लगा करके मुफ्त की चीजें बांट रहे हैं। ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए और ये बात तब समझ में आएगी जब लोगों को सिखाया जाएगा। जब तक सिखाया नहीं जाएगा तब तक आप चुनाव आयोग का नियम बना लें या किसी और का नियम बना लें, इसी तरह से उनको बेवकूफ बनाया जाए। ये सर एक छोटा सा प्रयास हमारा शो करने का यही था, इसलिए हम तथ्यों पर ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा की राजनीतिक लड़ाई वाली डिबेट, कि ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है इकोनॉमिक्स को, जो भी शिवकांत जी ने कहा बहुत प्रिसाइसली उन्होंने रख दिया कि आप किसी की मदद या
फ्रीबीज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप मर्सिडीज बांटिए सबको, पैसा है तो बांटिए, क्या दिक्कत है। लेकिन कर्ज लेके आप ये करेंगे तो आप किसी और के ऊपर ये बोझ डाल रहे हैं और इवेंचुअली वो स्टेट के ऊपर आ रहा है। और ये जो बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती है। और आपको मैं ये बात बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, आप देखिएगा, ये मेरी स्टडी कह रही है कि आने वाले 5-10 साल में इस देश में बहुत मुश्किल आने वाली है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रीबीज चला दी गई है, काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं काम करने की, उनको सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, तो वो क्यों काम करेंगे। ये किसी भी देश के लिए बहुत बुरी स्थिति होती है। अभी जो शिवकांत जी ने उदाहरण दिया, लिज ट्रस ने क्या किया, ब्रिटिश पीएम ने टैक्स काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 24 घंटे के अंदर वापस लेना पड़ा। आप बहुत ज़्यादा फ्रीबीज पे मुफ्त की चीज़ें करके लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते, आपको अपनी उस प्रोडक्टिविटी को ध्यान देना पड़ेगा। छोटा सा एक ब्रेक के बाद लौट के आते इसी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। चर्चा हो रही है आज फ्रीबीज पे कि ये कैसे रुकेगा। इसमें कोर्ट की चिंता, इलेक्शन कमीशन की चिंता, सरकारों की चिंता, और हमारे चैनल पे बैठे हुए सारे पैनलिस्ट और ख़ास तौर पर राजनीतिक दल भी चिंता कर रहे हैं। लेकिन रुकेगा कैसे, इस पे कंसेंसस बड़ा मुश्किल है। आदिल भाई, जो चुनाव होने वाले हैं गुजरात और इन सब तक, उसमें क्या ऑफर क्या दे रहे हैं आप लोग आजकल? देखिए नीरज जी, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, जो आप लोग चैनलों पर बैठकर या प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों में जो फ्रीबीज कहते हैं, बेसिकली फ्रीबीज क्या है? फ्रीबीज जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार अपने चंद पूंजीपति मित्रों को 15-15 लाख करोड़ रुपए माफ कर देती है, वो फ्रीबीज। फ्रीबीज किसी देश की जनता को मूलभूत सुविधाएं देना फ्रीबीज नहीं है। किसी को बिजली देना, अच्छी बिजली देना, फ्री बिजली देना, वो फ्री बीज नहीं है, उसका हक है। पढ़ाई, अच्छी शिक्षा देना उसका हक है। स्वास्थ्य सेवाएं देना जनता का हक है। पर देखिए, दिक्कत यह है कि 2014 से इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। अब देखिए, नौबत यहाँ तक आ गई कि आपको दूध पर, छाछ पर, दाल पर, रोटी पर, चावल पर, थाली पर, सब पर टैक्स लगाना पड़ गया। और वो सारा पैसा जाता कहाँ है? हम तो यही जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार आखिर ये जवाब दे दे कि ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है। इतना सारा टैक्स वसूला जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं, नौजवान आत्महत्या करने पर मजबूर है, और आप अपने चंद पूंजीपतियों को अमीर बनाने में लगे हुए हैं, आप उनका कर्जा माफी करने में लगे हुए हैं, आप देश के पैसे से, जनता के पैसे से विधायकों को खरीद कर सरकार गिराने में लगे हुए हैं। सर, आप भाषण दे रहे हैं चुनावी? नहीं, ये कोई चुनावी भाषण नहीं और क्या है? ये इस देश की, देखिए नीरज भाई, ये सच्चाई है और हम सबको समझना पड़ेगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ से इस देश की अर्थव्यवस्था फिसल चुकी है पूरी तरीके से। भाजपा विफल है, आपसे कुछ भी संभाला नहीं जा रहा है। आप टैक्स का बोझ बढ़ाते जा रहे हैं, पर आप महंगाई तो नहीं कम कर पा रहे हैं। तो अगर कोई सरकार जनता को उसका हक देकर भी, देखिए दिल्ली के अंदर जब 7 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो यहाँ का बजट 35,000 करोड़ रुपए था। आज कितना है? आपका सरप्लस घटता जा रहा है सर, डबल हो गया सर। नहीं, घटता जा रहा है। और आपके वो जो सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे, वही कह रहा, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। दिल्ली का बजट प्लस आपने रेगुलेटरी रिसीट्स क्रिएट कर रखी हैं, आपने बिजली कंपनियों के ऊपर रेगुलेटरी रिसीट्स क्रिएट कर रखी हैं। बिल्कुल नहीं, दिल्ली का बजट आप एक बार देख लीजिए। खुराना जी बताइए भाई, खुराना जी। और ये सारा कुछ, सारी चीजें सर, समय कम है इस सेगमेंट में, समय कम है सर, लंबा नहीं। दिल्ली के ऊपर 38,500 करोड़ रुपए का लोन है केंद्र सरकार का। तो ये कहते हैं ना हमारा बजट सरप्लस में है, आपको समझना पड़ेगा एक बहुत बड़ा भार जो है वो केंद्र सरकार वहन करता है दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, अपना इंडिविजुअल स्टेट नहीं है, इसलिए इनको समझना पड़ेगा। लेकिन फ्री भी आप देते रहिए, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? दिल्ली का। नुकसान किसका हो रहा है? पंजाब का। तो आप जो आप अभी बात कर रहे हैं गुजरात में ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि हम ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे। ये हर इलेक्शन में यही करते हैं। इनको समझना पड़ेगा कि
पहले इकोनॉमी है, पहले उस राज्य की अर्थव्यवस्था है, वो अगर सुचारू होगी आपको आप दीजिए, बिल्कुल ठीक कहा पैनलिस्ट ने कि आपके पास पैसा है दीजिए ना, किसने मना किया है। लेकिन अगर आपके पास खर्च करने के लिए, आपको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, जो कई बार हो चुका है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या फ्री देना है और क्या रेवड़ी देनी है। रोहन जी। जी देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा, उसका जवाब मैंने पहले दे दिया। अगर आप ये मापदंड, में बिल्कुल मानता हूँ ये मापदंड होना चाहिए, उस मापदंड से तो केंद्र सरकार को कुछ देना ही नहीं चाहिए। जिस राज्य का सबसे ज्यादा डेट टू जीडीपी है, उससे भी अगर केंद्र सरकार का डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा है, तो आप 85 करोड़ जब लोगों को अनाज फ्री देते हैं तो वो क्या चीज है? आप किसान निधि की बात कर रहे हैं तो वो क्या चीज है? देखिए, मुद्दा डबल स्टैंडर्ड का है कि मैं किसी को एडवाइस देने जब जा रहा हूं तो मैं सारी एडवाइस नॉर्मल सी की सब एडवाइस दे रहा हूं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। रोहन जी एक सवाल जवाब दीजिए, एक सवाल जवाब दीजिए। तो मैं नहीं कर रहा हूं आपके कई, अरे सुनो ना रोहन जी, समय बहुत कम, इसलिए बहुत क्रिस्पी जवाब चाहिए। आपके कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? मैकेनिज्म क्या, आप मेरे को बहुत ब्रीफली समझा दीजिए। मैं इसका जवाब दे दूं कि ये अधिकार है जो आज। नहीं, अधिकार कहाँ से? एक मिनट, मुझे मैकेनिज्म समझाइए, उस पेंशन का पैसा कहाँ से आएगा? वो जो सरकार है, जो अपने रिसोर्सेज उसमें से उसको करना कहाँ से, कौन से रिसोर्स सरकार के पास है पेंशन देने के? मेरी बात को सुनिए। ओल्ड पेंशन योजना जितने भी अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी थे उसको छीना गया है। आज जो एनपीएस जो मान लिया मैं, अरे सर उस पर मेरा डिसएग्रीमेंट नहीं है रोहन जी। पेंशन देना न देना, किससे छीना गया, इस पे मेरा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं। मुझे सिर्फ ये समझना है कि जो पेंशन आपने दोबारा लागू कर दी उसके लिए फाइनेंस कहां से आएगा? खर्च हो रहा है, जो विज्ञापन पे गलत खर्च हो रहा है उसको रोक के आएगा। कितना खर्च हो रहा है विज्ञापन पे? कितना खर्च कर रही है राजस्थान सरकार विज्ञापन पे? गलत खर्च जो भी सरकार के द्वारा, ये हमने दोनों सरकारों में सर मैं यही कह रहा हूँ ना अभी। फिर शिवकांत जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। एजुकेशन सर सुनिए ना, रोहन जी प्लीज। जो सरकारी कर्मचारी जो भी होंगे 5 लाख 10 लाख 15 लाख, उनको पेंशन दी जानी ओल्ड, उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स कलेक्शन से। फ्यूचर टैक्स कलेक्शन से पूरे प्रदेश की जनता टैक्स देगी, उससे उन 10 लाख कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी भविष्य में। आपको पता है इसका एस्टिमेट क्या है? ये रिपोर्ट है एसबीआई की, पढ़ लीजिएगा आप लोग। 3 लाख करोड़ केवल 3 राज्यों का 3 लाख करोड़ का पेंशन का एस्टिमेट आ गया है। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बहुत सारे राज्यों ने जिन्होंने ये घोषणा कर दी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जा रहे हैं, वो स्वयं बहुत परेशान है इस बात से। वो बहुत सारे एक्चुअलीज आप लोग समझते होंगे, उनको बुला के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी फ्यूचर फाइनेंसिंग करूंगा कैसे मैं। ये प्रैक्टिकलिटी है सर। नीरज जी, आप केंद्र सरकार को कोई सवाल नहीं पूछेंगे? अरे मैंने अभी हरीश जी से मैं कितने सारे सवाल पूछे, आप मुझे ये ब्लेम नहीं कर सकते। मेरा सारे सरकारों से सवाल है। शिवकांत जी, पेंशन स्कीम लागू करना बहुत अच्छा लगता है कि मुझे रिटायरमेंट पे एक मोटी पेंशन मिले और मिलती रहे पूरे जीवन भर, लेकिन उस पेंशन की फाइनेंसिंग कैसे होती है जरा ये भी तो लोगों को समझना चाहिए। फ्यूचर टैक्स पेयर आपकी पेंशन के लिए पे करते रहेंगे और उसका एस्टिमेट बढ़ता रहेगा क्योंकि उसमें डीए भी लगता है। ये हमारा मॉडल है। कमाई करो, दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। शिवकांत जी, लोग जानते हैं लेकिन उसके बावजूद उसकी बात नहीं करते। जहां जहां पेंशन मिलती है, जो सरकारी पेंशन है सबको जो मिलती है, वहां उसके लिए एक सोशल सिक्योरिटी टैक्स होता है, वो लिया जाता है। चीन में वो 11% है, रूस में वो 10% है, यूरोप में वो 12 से 14% है, अमेरिका में वो 10%। वो अलग है, आयकर से अलग टैक्स लिया जाता है। वो टैक्स होता है, उससे आपका शिक्षा का खर्च चलता है, उससे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, उससे पेंशन दी जाती है। अगर हिम्मत है तो लोगों के पास जाइए, हाँ। उनसे कहिए कि आपसे 12% टैक्स लेंगे और हम सब गरीबों को पेंशन देना चाहते हैं। ये हिम्मत है किसी राजनीतिक पार्टी में भारत में इस तरह से टैक्स लेने की? आप बार बार ये कहते हैं कि आपने दही पे टैक्स लगा दिया, आपने दूध पे टैक्स लगा दिया, जीएसटी खत्म कर दीजिए। आप सब जानते हैं जीएसटी राजा और रंक दोनों पर बराबर बोझ डालने वाला टैक्स है, सबसे खराब टैक्स है। आप जीएसटी को कम कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, उसकी जगह आयकर लगाइए ना, संपत्ति कर लगाइए ना। वो हैसियत के हिसाब से टैक्स है, उसको 40% कर दीजिए, 50% कर दीजिए। आपकी देने की हिम्मत है, लोगों के पास जाइए, मांगिए उसके बाद, और उसके बाद कहिए कि हम फ्री देंगे जी। तब तो बात है। नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। देखिए, कुछ ना कुछ ये करना पड़ेगा क्योंकि ये सब चीज़ें
सामने आ रही है। इसमें किसी राजनीतिक दल को यहाँ पे स्पेयर नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत विकराल समस्या खड़ी हो रही है। जिसकी भी सरकार वहाँ बनेगी ना, वो ये जूझेगा, ऑन एयर आके नहीं बोलेंगे, पब्लिक पे नहीं बोलेंगे, लेकिन ये समस्या है सर। मैं तो अभी 3 राज्यों का आपको बताया है, और ये मेरे पास जानकारी इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वो राज्य सरकारें खुद परेशान है कि इसको आगे कैसे मैनेज किया जाएगा। आशुतोष जी, किसका ऑफर अच्छा चल रहा है इस समय पोल बाउंड इलेक्शन स्टेट्स में? ये सारी समस्या इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है इस देश के अंदर। भविष्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी इसको लेके कोई विजन नहीं है। अगर विजन होता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। आज की तारीख में 2011 के बाद से जो गरीबी के जो आंकड़े हैं वो नहीं दिए जा रहे, जो किसानों की आत्महत्या हो रही उसके आंकड़े नहीं दिए जा रहे। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा 2019 के पहले उसको बाकायदा छुपाया गया और उसको बताया गया, और जिन लोगों ने उसको उजागर किया उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो सवाल इस बात को लेकर यह है कि ये स्थिति पैदा क्यों हो रही है, इस बारे में भी चिंतन होना चाहिए, इस बारे में मनन होना चाहिए, सोचना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ हो पाएगा कि नहीं, मेरा देखिए कुछ नहीं निकलने वाला पक्का। अगर सब कुछ चुनाव के मद्देनजर हो रहा है कि वोट हमको कैसे मिले। अगर आज महामारी खत्म होने के इतने महीनों के बाद भी अगर 80 करोड़ लोगों तक हम दे रहे हैं कि 3 महीने और एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? इस देश के अंदर आप मुझसे बेहतर जानते हैं इनकम टैक्स देने वालों की संख्या कितने करोड़ लोग हैं, आबादी का कितने प्रतिशत लोग इनकम टैक्स देते हैं, और आपने 8 लाख की आपने लिमिट बांध रखी गरीबी की। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है ना, ये सारी समस्या इस वजह से हो रही है। और ये मिसमैनेजमेंट एक सरकार में नहीं, हर सरकार ही मिसमैनेजमेंट करती है। 2009 के पहले चुनाव जीतना था तो मनमोहन सिंह की सरकार ने 65,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफ कर दिए थे। भाई किसानों को कर्ज और किसानों की आत्महत्या क्यों रही है, इसके फंडामेंटल, इसके बुनियादी कारणों की तलाश क्यों नहीं होती, उसका निदान क्यों नहीं होता? कठिन काम है। हमको अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किसान जो है वो गन्ना को लेकर परेशान रहते हैं, उसका कोई सरकार इलाज नहीं करती। बीजेपी विपक्ष में रहती तो उनकी आवाज उठाती, समाजवादी पार्टी विपक्ष में तो उनकी आवाज उठाई, बीएसपी विपक्ष में उसकी आवाज उठाती, सरकार में आने के बाद कोई उसका इलाज नहीं करती। क्यों भाई? पंजाब हिंदुस्तान का सबसे अमीर प्रदेश हुआ करता था, आज 3.5 लाख करोड़ के कर्जे के अंदर है, महाराष्ट्र 6 लाख करोड़ के कर्जे के अंदर है, उत्तर प्रदेश 6.25 लाख करोड़ के कर्जे के अंदर है। क्यों है? कौन सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? सारी सरकारें सर। बीजेपी जिम्मेदार है या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है या समाजवादी पार्टी, कौन जिम्मेदार है? सब। क्या तो फिर दूसरों, अगर ये हरीश खुराना जी और ये आदिल बैठे हुए ये और रोहन, ये 3 लोग तय कर ले कि देश की अर्थव्यवस्था को हमें ठीक करना है, रूथलेसली हमें उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू करना है, समस्या खत्म हो जाएगी। ये तीनों राजनीतिक दल जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये अगर ईमानदारी से अगर काम करना शुरू कर दे, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसके लिए बहुत बड़े साहस की जरूरत है, जो अभी शिवकांत जी कह रहे थे कि हिम्मत दिखानी पड़ेगी, और आज नहीं दिखाएंगे तो कल दिखानी पड़ेगी। शो का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो यहाँ पर रखना जरूरी है, जैसे जो पेंशन स्कीम का हमने बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम किसी को बुरी नहीं लगेगी, जिसको मिले उसको अच्छा लगेगा, लेकिन उसका बोझ बहुत बड़ा है और उसका कोई मैनेजमेंट किसी के पास नहीं कि कैसे होगी, खुद जो लागू करें वो परेशान है। दूसरा जो मैंने अभी शो में भी कहा था, मैं दोबारा कह देता हूँ कि जो एक ये तर्क दिया जाता है राजनीतिक दलों द्वारा कि सब लोग टैक्स दे रहे हैं इसलिए ये मत कहिए कि टैक्स पेयर का पैसा जा रहा, मैं दोबारा इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ कि जिससे वसूला जा रहा है वो डबल टैक्स दे रहा है। गरीब भी दे रहा होगा जीएसटी के रूप में, लेकिन जो ऊपर वाला है वो इनकम टैक्स भी दे रहा है डायरेक्ट, इसलिए उसको भ्रम में मत रखिए। एजुकेशन है ये। तीसरा जो बात अभी आदिल ने कही वो भी यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है कि वो 10 लाख करोड़ उनका माफ़ कर दिया गया, बेल आउट कर दिया गया, लोन माफ़ कर दिया गया। भाई साहब थोड़ा इसको पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करिए। वो एक टेक्निकल एंट्री होती है कि जब आप राइट ऑफ करते हैं तो उसको एक बुक में डाला जाता है और रिकवरी के बाद वो फिर पैसा उसी बुक में आता है। नंबर 1 अरे सुनिए ना सर, बीच में मत बोलिए। नंबर 2 जिस इंडस्ट्री का लोन माफ़ किया गया है या राइट ऑफ किया गया है, जो कंपनी एनपीए में गई है, वो प्रोडक्टिव काम करते हुए बुरे फंसी है, नौकरी दे रही थी, लेकिन जिसको फ्री में आप बांट रहे हैं वो कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा है क्या? इसलिए एप्पल टू एप्पल कंपेयर किया जाना चाहिए। उसको इस तरह से कंपेयर ब्लंटली नहीं कर देना चाहिए कि फलाने जी का 10 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया तो किसानों का 6,000 करोड़ क्यों नहीं माफ कर सकते। देयर शुड बी ए कंपेरिजन विद द एप्पल टू एप्पल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ऐसे एजुकेटिव प्रोग्राम मैं और करूँगा, और शिवकांत जी आप मदद करिएगा मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।